हेलो दोस्तों, वेलकम इन शुभम क्लासेस। पुराने चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नर जनन अंग। आज हम शुरू करेंगे मादा जनन अंग। अब देखिए, इस चैप्टर में जो है कि आप सभी को सिर्फ जनन अंगों के बारे में पढ़ना है, उनकी क्रिया विधियों को पढ़ना है और इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपसे अराइज होते हैं। अब सबसे पहले अगर जान जाते हैं मादा जनन अंग में, तो कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हमको पढ़ना होता है, जिसमें कि अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होता है, गर्भाशय होता है, योनि होता है, भग होता है, सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो इन सभी को बस इतना आप अगर क्लियर कर देते हो एग्जामिनर्स को, तो बाकी आप क्या लिखते हो वो नहीं मतलब है, इनको टू द पॉइंट लिखिए। और फिगर आपका डायग्राम, मैं हमेशा कहती हूँ कि डायग्राम नीट एंड क्लीन और जो नामकरण आप करते हैं वो सही होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, तब जाके आप 98, 99 मार्क्स उठा पाते हैं, नहीं तो उससे हमेशा कम ही आता है। आज शुरू करने के पहले हम जान जाते हैं कि मादा जनन अंग जरूरी क्यों है। भाई, मादा जनन अंग अगर नहीं होगा तो जो है फीमेल गैमेट, यानी कि जो हम बात करते थे युग्मक की, तो वो कैसे बनेगा? युग्मक नहीं बनेगा, यानी अंडाणु नहीं बनेंगे, तो अंडाणु अगर बनेंगे नहीं तो निषेचन कैसे होगा? तो ये सारी चीजों के लिए मादा जनन अंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि ये एक फिगर है या डायग्राम है जिसको मादा जनन अंग का मैंने बनाया है, जिसमें कि ये पार्ट जो है गर्भाशय है। गर्भाशय वो होता है जहाँ पे गर्भ ठहरता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये मलाशय है। मलाशय तो आप समझते हैं, ये मल वहाँ एकत्रित होते हैं। ग्रीवा है जो कि योनि की ये ग्रीवा है, जिसको हम लोग सर्विक्स भी बोलते हैं। ये ग्रीवा जो होता है वो गर्भाशय और बाकी योनि को जोड़ने का काम करता है। आगे अगर बढ़ते हैं तो योनि है। योनि आप समझते हैं कि योनि जो है कई कार्य करती है, चाहे वो मूत्र उत्सर्जन हो या फिर जो है कि रजनोवृत्ति हो, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको योनि के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको मूत्र मार्ग कहते हैं, जहाँ से कि जो मूत्र होगा वो बाहर निकलेगा। यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं भग शिश्न। जब भग शिश्न वो होता है जहाँ से कि बच्चे की डिलीवरी। फिर अगर हम भग शिश्न की बात करें तो भग शिश्न जो होता है वो बाहरी एरिया होता है। किसका? तो योनि का, जिस पर कि छोटे छोटे रोमाभ प्रेजेंट होते हैं, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको रोमाभ कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कब? जब प्यूबर्टी आती है, जब यौना अवस्था आता है तब। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और ये जो है यहाँ पे ये मल द्वार है, जहाँ से कि मल जो होगा वो बाहर निष्कासित होगा। तो एक ये डायग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं मादा जनन अंग। अब हम बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले अंडाशय की बात कर लेते हैं। तो अंडाशय जो है वो उदर गुहा में वृकों के नीचे श्रोणी भाग, वृकों के नीचे श्रोणी भाग मतलब कमर के नीचे हिस्सा जो है उसको श्रोणी भाग कहते हैं। भाई देखिए, आपको एक बार बता दूं कि पुरुषों में जो होता है यौनावस्था के बाद अंश मेखला मतलब बढ़ता है, जिसको कंधे में बोलते हैं हम लोग। और अगर महिलाओं की बात करते हैं तो श्रोणी मेखला। तो श्रोणी मेखला के जो है कि उदर गुहा मतलब हो गया है आपका पेट। तो उदर गुहा में वृक्क जो होते हैं, किडनी, वृक्क को किडनी बोलेंगे। किडनी के नीचे श्रोणी भाग के पीछे जो है कि गर्भशिरा के दोनों ओर स्थित होता है, गर्भशिरा के दोनों ओर स्थित होता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो इनसे जो होता है कि दोनों ओर लगा होता है, गर्भाशय के दोनों ओर लगा होता है। देखते हैं गर्भाशय, यहाँ पे गर्भाशय है, तो गर्भाशय से अंडाशय जो होता है उसके दोनों तरफ लगे होते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा दिख रहा है। तो अंडाशय जो होता है अंडे रखने की जगह होता है, यानी कि अंडे क्या, वहां पे जो गर्भधानी होती है, गर्भधानी वहां पे गर्भ ठहरता है। आगे इनसे जो होता है कि इनके ऊपर एक आवरण रहता है जो कि इनको ढके होता है और बाकी चीजों से इनको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनसे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। मेनली जो हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो मेनली हार्मोन्स होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। आगे जब देखते हैं तो बहुत सारे इनके पुट्टिकाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले कुछ जान जाते हैं नेक्स्ट कुछ चीजों के बारे में। अंडवाहिनी, अंडवाहिनियां क्या करती हैं ये आप देख सकते हैं। अंडवाहिनियां अंडों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं, क्योंकि अंडवाहिनियां ही होती हैं जिनमें कि निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अंडा बना या फिर शुक्राणु बने उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा अगर निषेचन नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या काम करते हैं अंडवाहिनियां कि अंडों को ले जाती हैं ताकि निषेचन हो पाए। गर्भाशय में गर्भ ठहरता है। योनि आपको बताया मैंने कि योनि वो भाग होता है जहाँ से कि जो है कि रजनोवृत्ति क्रिया और इसके अलावा जो बच्चों की डिलीवरी की चीजें होती हैं वो कंप्लीट होती हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भग, तो भग मैंने बोला बाहर की आवरण होता है जिसपे कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि रोमाब प्रेजेंट होता है जो कि टेम्परेचर यानी कि तापमान को मेंटेन रखता है। और बात करते हैं सहायक ग्रंथियां की, तो बहुत सारी सहायक ग्रंथियां हैं जिनको हम लोग की आगे पढ़ेंगे, जिनमें कि कुछ आती हैं। फर्स्ट अगर हम देख लें तो बार्थोलिन ग्रंथियां आती हैं, और सेकेंड देखेंगे तो 2 जोड़ी ग्रंथियां और भी आती हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे लाइन से। अब तो मैंने अभी अंडाशय के बारे में बताया, अब हम अंडाशय की संरचना को समझ लेते हैं, क्योंकि मेन जो वर्क करता है फीमेल्स में ये अंडाशय ही मेन वर्क करता है। तो अगर हम बात करते हैं अंडाशय की, तो अंडाशय में भी कई पुट्टिकाएं मिलती हैं, जिसमें प्रारंभिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, उसके बाद ग्राफियन और उसके बाद कार्पस लुटियम, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक पुट्टिका की बात करते हैं। ये मैंने एक फिगर बनाया है जिससे कि आप समझ सकते हो कि अंड कोशिकाएं जो हैं वो पहले 2, 4, 8 ऐसे जो बढ़ती रहती है, मतलब हमेशा सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन होता रहता है, जिसको हम रिडक्शनल भी बोलते हैं, और आगे चल के ये मेयोसिस भी करते हैं। तो ये जो हमेशा कोशिका में विभाजन हो रहा है उससे ये प्राथमिक पुट्टिकाएं बनी, प्राथमिक पुट्टिकाएं से द्वितीय पुट्टिकाएं बनी, जिसमें कि जोना पेल्यूसिडा जो होता है वो अंदर की साइड होता है, बाह्य परत को हम लोग बोलते हैं बाह्य थिका, और इंटरनम जो खाली जगह होती है उसको इंटरनम बोला जाता है, जो खाली सा स्पेस दिख रहा है उसको इंटरनम बोला जाता है। ये द्वितीय पुट्टिका जो होती है वो एक और पुट्टिका बनाती है जिसे हम लोग बोल सकते हैं, जनरली इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्राफियन पुट्टिका, ग्राफियन पुट्टिका बोलेंगे। और ग्राफियन पुट्टिका में बाह्य थिका बाहर की तरफ होगा, फिर पुट्टिका गुहा होगा, जहाँ पे खाली जगह है उसको पुट्टिका गुहा बोलते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा ज्यादातर इसके जो सेल जो मेच्योर होते जाते हैं उनको ये नरिशमेंट देने का काम करता है, पोषण प्रदान करता है। आगे जब हम ये कोशिकाएं आगे जाती हैं तो ये जो बाहर की परत होती है वो फट जाती है और रैप्चर हो जाती है, जिससे कि जो अंडे होते हैं ये सब जो अंदर भरे होते हैं वो अंडों का उत्सर्जन होने लगता है, मतलब बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कार्पस एल्बिकेंस, जो कार्पस एल्बिकेंस जो होता है वो बाहर के साइड निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है एक, जो कि सिंपल सी बात बता दें कि ये जो आपको दिख रहा है कि कहाँ गया जोना पेल्यूसिडा, तो यही परत फटती है जिसकी वजह से रजनोवृत्ति की क्रियाएं होती हैं और ब्लड जो है कि बाहर आता है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये किससे रिलेटेड है? ये सारे गर्भ से रिलेटेड है और गर्भाशय से रिलेटेड है। अब हम इसके बाद एक एक करके जो गर्भाशय के पार्ट हैं उनको जान जाते हैं। अब सबसे पहला जो पार्ट है प्रारंभिक पुट्टिका का, भाई किसी ने पहली वीडियो में बोला था कि लिख लिख के बताया कीजिए, तो मैं लिख लिख के ही बताती हूँ। और जो कि इसमें डायग्राम है तो डायग्राम को भी समझाना जरूरी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायग्राम को भी समझाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा नेट न खर्चा करने पड़े और सारी चीज़ें आप समझते जाएं। तो प्रारंभिक पुट्टिका की बात करते हैं। जो प्रारंभिक पुट्टिकाएं होती हैं वो अनेक, मतलब जितने सेल डिवीजन होते रहते हैं उनके बाद ये बनते हैं। सेल डिवीजन हो के ये प्रारंभिक पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनके केंद्रीय भाग में एक गुहा, जैसे मैंने दिखाया था, ये स्ट्रक्चर दिखाया था, और इसमें ये खाली जगह दिखाई थी जिसको हम लोग गुहा बोलते हैं। ठीक है, तो जो खाली जगह होती है उसको गुहा बोलते हैं। ये गुहा स्थित होता है जिसमें कि पोषक पदार्थ एकत्र होते हैं। मैंने बताया भी था कि ये जो नरिशमेंट का काम करता है, ये जो गुहा है इसमें पोषक पदार्थ होते हैं जो कि आगे चल के जो अंडे बनेंगे उनको पोषण प्रदान करेगा। अब बन रही है तो उनको बनने के लिए पोषण तो जरूरी है, तो ये जो गुहाएं इसमें उपस्थित होती हैं वही उनको आगे चल के पोषण प्रदान करती हैं, जिसको हम लोग नरिशमेंट भी बोल देते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो ये जो कोशिकाएं होती हैं वो चारों तरफ से घिरी होती हैं आवरण से। ठीक है, सल्की आवरण कहलाते हैं, जिनमें कि सल्की जैसे कि ऊतक पढ़ते हैं हम लोग, तो ऊतक की बात करते हैं तो संयोजी सल्की आवरण से ढकी होती है और ये चपटी होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जिनको कि ये जो चपटी सल्की बात बता रहे हैं हम, जो सल्की और चपटी आवरण से घिरा हुआ है उसको हम एक नाम दे देते हैं जिसको पुट्टिका कोशिकाएं कहते हैं, मतलब फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। देखिए फॉलिकल फीमेल्स में बहुत जरूरी है, जिसके लिए कि बहुत सारे हार्मोन्स अगर किसी में कम हो जाते हैं तो हार्मोन की गोली खाते हैं, जैसे FSH,
क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या होता है, फॉलिकल मतलब होता है कि वो जो क्रियाएं हैं वो अंडे बनाने में हेल्प करेंगी, और जाहिर सी बात है ये जो है वो फीमेल का मेन एक रिएक्शन है जिसकी वजह से आगे चल के बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखते हैं प्रारंभिक जो अंड कोशिकाओं का स्तर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो होती है वो 3 लेयर से ढकी होती है, 3 झिल्लियों से ढकी होती है अंडाशय की जो होती है, और ये जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है जो कि कोशिकाओं का स्तर, जिसे हम लोग एक नाम दिए थे पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा जो फिगर में था वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और ये किसमें ये पार्ट है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जो प्रारंभिक पुट्टिकाएं होती हैं यहीं से जोना पेल्यूसिडा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर से समझ लेते हैं, प्रारंभिक जो कोशिकाएं आपने पुट्टिकाएं देखी, इसमें क्या होता है, ये 3 आवरण से घिरी होती हैं, ये चपटी सल की कोशिकाओं से बनी होती हैं जिनका नाम हमने क्या रख दिया था, फॉलिकल सेल, या फिर हम लोग जनरली पुट्टिकाएं कोशिकाएं भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो है कि इसमें एक जगह खाली जगह मिलती थी जो कि पोषण का काम करती थी, पोषण के लिए पदार्थ कलेक्ट रखती थी, एक जगह इकट्ठा करती थी जिससे कि अंडों को पोषण मिल पाए। तो ये थोड़ी सी बातें हुई किसके बारे में, प्राथमिक पुट्टिकाओं के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय पुट्टिकाएं। और अगर आपको नोट्स ही बनाना है तो ऐसे तो इसमें ऐप में ये चीज़ें हैं कि शुभम क्लासेस में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन अगर फिर भी आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को सुनते सुनते आप जो भी मैं बोलती हूँ उसको नोट करते जाइए। और सबसे अच्छी बात होती है कि आप एक बार एनसीईआरटी को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके पॉइंट्स होते हैं वो सब के सब एनसीईआरटी से होते हैं। एनसीईआरटी से बाहर कोई बोर्ड एग्जाम, चाहे वो कोई बोर्ड हो, कभी पेपर नहीं बनाता। तो मैं तो यही हमेशा कहूंगी कि आप एनसीईआरटी को प्रेफर करें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय पुट्टिकाएं। द्वितीय पुट्टिकाएं में अगर हम बात करते हैं तो ये कड़ीय आवरण होते हैं। कड़ीय मतलब होता है कि इसमें थोड़ा खुरखुदा होता है और ये आवरण से ये भी ढके होते हैं। और सबसे आंतरिक स्तर में जो होता है वो कण मतलब समझिए कि कण मतलब होता है थोड़ा दरदरा, थोड़ा सा खुरदुरा होगा, ठीक है। तो इसमें कड़ीय आवरण प्रदत्त होते हैं और अंदर की ओर जोना पेल्यूसिडा से ये चिपके होते हैं। ये क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा से चिपके होते हैं। मैंने पहले बताया था कि जोना पेल्यूसिडा जो था वो प्राथमिक में बन रहा था, तो वहां से ये जब आगे बढ़ता है तो इनके जो आंतरिक आवरण होता है थोड़ा खुरखुदा हो जाता है और ये किससे जुड़ा होता है, जोना पेल्यूसिडा से। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो इसमें जो इस स्तर को, जब ये पेल्यूसिडा आपस में जुड़ जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। क्या नाम देते हैं, कोरोना रेडिएटा। इसमें क्या होता है, मैंने बताया भी कि इसमें जो जोना पेल्यूसिडा होगा वो किससे जुड़ा होगा, कड़ीय आवरण से। जो कण वाले आवरण मिल रहे थे उससे ये ऐड हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा। अब अगर आगे चलते हैं तो बाहर की जो आधार कला होती है, जो सेल के ऊपर चारों तरफ से सेल को ढका होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पुट्टिका प्रावरण या फिर पुट्टिका आवरण। पुट्टिका मतलब क्या है, इसी की बात कर रहे हैं। पुट्टिका, देखिए पुट्टिका का मतलब पहले समझ जाइए। पुट्टिका का मतलब होता है एक गोल सा स्ट्रक्चर या एक गोल सा संरचना, जिसको हम लोग पुट्टिका बोलते हैं। थैली समझते हैं, थैली, तो थैली जैसा एक रचना जिसको हम लोग पुट्टिका बोल रहे हैं, ठीक है। तो पुट्टिका में चीजें क्या होंगी, कलेक्ट होंगी। जैसे एग्जाम्पल, कोई पहले के लोग जो गठरी वगैरह बनाते थे वो क्या है, पुट्टिका ही तो है। तो पुट्टिका में मतलब चीजें रहती हैं, उसको एकत्र किया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, इसकी आंतरिक कोशिकाएं जो होती हैं पुट्टीय तरल पदार्थ को भरी होती हैं। पुट्टीय तरल पदार्थ भरा होता है, ये आकार के बढ़ने के साथ साथ आवरणों पर बढ़ जाता है। जो जैसे जैसे इसका आकार बढ़ रहा है, इसकी जो आवरण होगी वो भी बाहर की तरफ फैलती जाएगी। अब आगे बात करते हैं जिसे थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना कहते हैं। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना कहते हैं। देखिए नाम से ही लग रहा है, इंटरना मतलब होता है इंटरनल, अंदर के साइड जो मिलेगा। एक्सटर्नल मतलब, एक्सटर्ना का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहर की तरफ, ठीक है। तो थीका एक्सटर्ना बाहर की लेयर हो जाएगी और थीका इंटरना अंदर की लेयर हो जाएगी। और इसमें भरा क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात है कि हम बात कर रहे हैं पुट्टिका, तो पुट्टिका द्रव्य भरा होता है जो कि आगे चल के क्या करेगा, ये जो एक स्ट्रक्चर पढ़े थे
तो इसमें जो एंटरनम था वो खाली जगह थी, तो ये खाली जगह अगर नहीं भरी रहेगी किसी भी पदार्थ में, अगर हम एक बात करते हैं सेल की, तो सेल के अंदर जो भी खाली जगह है, अगर वहां पे कोई लिक्विड या गैसियस फॉर्म में पदार्थ नहीं भरे होंगे तो सेल सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिससे कि ये सेल का एक मतलब एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बनी रहती है। तो आगे नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो किसकी, ग्राफियन पुट्टिकाओं की। इसमें जो है कि आप नोट्स बनाते रहिए और साथ में समझते भी चलिए। तो ग्राफियन पुट्टिका की क्या बात हो जाती है देख लेते हैं। ग्राफियन पुट्टिका की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात जान जाइए कि ये जो ग्राफियन पुट्टिकाएं हैं, इनमें सबसे जो आपकी मास्टर ग्लैंड कही जाती है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स काम करते हैं। अब पीयूष ग्रंथि से निकलता है गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स, जो कि क्या काम करता है, इसके परिपक्व होने तक, मतलब परिपक्व मतलब क्या कि जब तक मैचुरेशन फेज नहीं आ जाता तब तक ये द्वितीय पुट्टिकाओं की शुरुआत नहीं करता। मतलब जब मैचुरेशन फेज आ जाता है तो ये द्वितीय पुट्टिकाएं जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके बाद आती हैं ग्राफियन पुट्टिकाएं। ग्राफियन क्या करती हैं कि ये वो अवस्था दिखाती हैं स्त्रियों में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, पहले स्टेप में क्या होता है कि द्वितीय पुट्टिकाएं जो होती हैं वो प्राथमिक अंड कोशिकाओं के केंद्रक को प्रथम परिपक्व करती हैं। सबसे पहले जो प्राथमिक पुट्टिकाएं हैं उनसे जो अंड कोशिकाएं निकल रही हैं उनके केंद्रक को सबसे पहले मैच्योर करने का काम करती हैं। फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही जान जाते हैं, तो यहाँ पे जब ये परिपक्व करती हैं तो ये अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री मतलब क्या, दो में बढ़ जाना। तो यहाँ पे 2n यानी कि नहीं, यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन होती है। क्या होती है, हैप्लॉइड, जिसको हम लोग बोलते हैं अगुणित। हैप्लॉइड को बोलते हैं अगुणित, मतलब यहाँ पे ये जो सेल है ये दो बनाया n और n, मतलब जाइगोटिक कंडीशन नहीं हुई, यहाँ पे जाइगोट नहीं बन रहा, यहाँ पे सिर्फ अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। वो किसके जरिए, तो अर्धसूत्री विभाजन के जरिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि इनसे जो निकला हुआ सेल है उसमें जो केंद्रक है उसको परिपक्व करना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा कि इसमें जो अंड कोशिकाएं होती हैं उनको ध्रुवीय कोशिकाओं से, मतलब ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलाना, यानी जो अंड कोशिकाएं होंगी वो ध्रुवीय कोशिकाओं पे जाके चिपक जाएंगी। ठीक है, जो कि जल्दी ही द्वितीय अंड कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। और परिवर्तित होने के बाद ये जब मध्यावस्था में पहुंचती है, मध्यावस्था मतलब मिडिल स्टेज, जब मिडिल स्टेज में पहुंचता है तो ये जो एक परिपक्वता की स्टेज, मतलब जो परिपक्व होने की क्रियाएं हैं वो रुक जाती हैं। ठीक, इस अवस्था को पुट्टिका ग्राफियन या ग्राफियन पुट्टिकाएं कहते हैं। ठीक है, जो ये क्या हुआ है फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहले जो स्टेप है ये बना सेल, सेल से निकला केंद्रक, केंद्रक को हमने मैच्योर फेज, मतलब वहां पे मैच्योर फेज लाया गया, और मैच्योर फेज होने के बाद वो जो मैच्योर मतलब एक जो परिपक्व सेल बना था वो कहाँ जाके ऐड हो गया, वो अंड कोशिकाओं, जो अंड कोशिकाएं बनी थी वो ध्रुवीय कोशिकाओं से जाके चिपक गई। अब वो जो ध्रुवीय कोशिकाओं से मिल जाती हैं तो उसके बाद वो जो एक मैच्योरेशन फेज जा रहा है, वो जो एक आपका परिपक्व अवस्था जा रहा है वो वहीं पे थोड़ा धीमा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो वहां का स्टेज होता है जहां पे धीमा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन पुट्टिकाएं। ठीक, अब उसके आगे अगर हम जानते हैं तो अंड उत्सर्जन की क्रियाएं। ठीक है, इसके बाद की क्या हो जाती है, अंड उत्सर्ग। ठीक है, या अंडोत्सर्ग बोलते हैं। तो अंडोत्सर्ग का मतलब ही है अंडे निकलना। तो सिंपल सी बात है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टिकाओं के एक नाम आता है क्यूम्यूलस। ठीक है, क्यूम्यूलस अफोरिकस। ठीक है, अफोरिकस। तो ये जो होती हैं ये क्या करती हैं कि ग्राफियन पुट्टिकाओं के क्यूम्यूलस अफोरिकस में फैल जाने पर द्वितीय कोशिकाओं, जो अंड कोशिकाएं बनी हैं, द्वितीय कोशिकाओं मतलब द्वितीय अंड कोशिकाएं। ठीक है, द्वितीय अंड कोशिकाएं तथा उससे जो ध्रुवीय लगा था, बताया था मैंने ध्रुवीय लगा था, तो ध्रुवीय देह गुहा को मुक्त करने लगती हैं। मतलब मैंने जो ये दिखाया था यहाँ पे ऐसे
ये जो अंडे ढेर सारे निकल रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो चिपका हुआ था वो धीरे धीरे फट जाता है, रैप्चर हो जाता है और वहाँ से अंडे बाहर निकलने लगते हैं, जो कि एक कीप होता है, अंडवाहिनी कीप, उसमें से जाके मतलब निकलने लगते हैं और लास्ट में जो फैलोपियन ट्यूब वगैरह की बात करते हैं, अंडवाहिनी की बात करते हैं, तो वहां से वो बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ये था अंडो उत्सर्जन। अंडो उत्सर्जन का मतलब ही है कि वहां से जो है कि अंडे बाहर निकलना पुट्टिका को, और हमने फिगर में भी दिखाया था कि वहां पे रैप्चर हो रहा था, फट रहा था जो सेल का आवरण था, और वहां से जो है कि अंडे बाहर निकल रहे थे। तो सब अंडोत्सर्जन में क्रिया क्या होती है भाई, कि द्वितीयक जो फॉलिकल, जो द्वितीयक कोशिकाएं हैं, उनसे जो है कि जो चिपका हुआ जोन था वो क्या हो रहा था, फट रहा था और वहां से अंडे बाहर निकल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कॉर्पस ल्यूटियम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की जब बात करते हैं तो ये जो फटे हुए ग्राफियन होते हैं, ग्राफियन पुट्टिकाएं, जो फटे हुए सेल होते हैं, जो ग्राफियन पुट्टिकाएं होती हैं, वो विघटित नहीं होती हैं बल्कि पीली ग्रंथियों में बदल जाती हैं। ठीक है, ग्रंथिल मतलब होता है ग्रंथियां। ठीक है, तो पीली ग्रंथिल में बदल जाती हैं, जो कि हम लोग एक नाम दे देते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो बस इतना ही काम था, इसका बहुत विशेष काम नहीं होता है कार्पस ल्यूटियम का, लेकिन हाँ इसका काम होता है जब जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे ही वहां से रैप्चर होता है, अंडे बाहर निकलते हैं, तो इसका काम स्टॉप हो जाता है। आगे जब हम बात करते हैं अंडवाहिनी की, लास्ट उसको जान जाते हैं हम लोग, अंडवाहिनी। तो जब हम अंडवाहिनी की एक बात करते हैं तो इसमें 3 चीजें होती हैं अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी देख लीजिए। रोमाभी कीप होता है, रोमाभी कीप होता है। दूसरा जो होगा गर्भाशयी होगा, या गर्भाशयी, ठीक, गर्भाशयी अंडवाहिनी। और लास्ट में होता है संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ। ठीक है, तो जब रोमाभी की बात करते हैं तो जब हम जब यहाँ से अंडवाहिनी यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब को भी बोलते हैं, अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब भी हम बोलते हैं। वाहिनी मतलब ले जाना और अंड मतलब अंडे, तो अंडे ले जाने वाले को अंडवाहिनी बोल देते हैं। तो रोमाभी अंडवाहिनी, गर्भाशयी अंडवाहिनी और संक्रिय पथ होता है, 3 होता है। रोमाभी में क्या होता है कि फिंगर लाइक, मतलब ये जो उंगली है उसकी संरचना, छोटे छोटे उंगली की संरचनाएं की अंदर रोम मिलते हैं, जिनसे कि होते हुए ये जो अंड होते हैं वो बाहर की साइड आते हैं, उसको इनफंडिबुलस बोलते हैं। ठीक है, इनफंडिबुलस बोलते हैं, जिससे कि अंडों का उत्सर्जन होता है तो बाहर की तरफ, या अंडे जब निषेचित होने के लिए जाएंगे अंदर तो अंदर की तरफ ले जाएगा, मतलब ये लाने और ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट जब गर्भाशयी की बात करते हैं तो जो बीच का रीजन होता है, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो अंडे होते हैं वो निषेचित होते हैं, मतलब जो शुक्राणु आते हैं, तो शुक्राणु और अंड जब वहाँ पे मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, निषेचित होते हैं। ठीक, और निषेचन के पश्चात जो अंडवाहिनी का 1/3 भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं संकीर्ण पथ। ठीक है, जो पूरा अंडवाहिनी है उसका 1/3 भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं संकीर्ण पथ, जो कि गर्भाशय से लगा होता है और अंडे वहां जाके चिपक जाते हैं, मतलब जो एक बोलते हैं कि जायगोट बना लेते हैं, जो अंडे निषेचित हो जाते हैं वो आगे चल के वहां जाके चिपकते हैं और बाद में वो एक बेबी फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम गर्भाशय की बात करते हैं तो गर्भाशय जो होता है खोखला होता है, शंक्वाकार होता है, उसमें गर्भ ठहरता है। और अगर जो है कि बाकी पार्ट थे जिसमें कि योनि था, तो योनि का कि भाई मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि मूत्र का बाहर निष्कासित करना मूत्र को, इसके अलावा रजनो वृत्ति में मदद करना, ठीक, मतलब बाहर की तरफ उसको भेजना। तीसरी चीज होती है कि भाई बेबी का जो है कि डिलीवरी करना, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रसव, तो प्रसव में हेल्प होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और बाकी जो हार्मोन्स बताए हैं। तो नेक्स्ट अगर भग की बात करते हैं तो भग मैंने पहले भी बोला कि एक बाहरी आवरण है जिसपे रोम जैसे संरचनाएं निकली होती हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करती हैं और बाहरी चीजों से उसको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। और लास्ट में सहायक ग्रंथियां हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे जब भी मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो शुभम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए।